नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका प्रीति सिंह। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 1 भाषा और व्याकरण पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी किताब खोलेंगे और पहला पाठ भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे। मेरे साथ साथ पहला पाठ पढ़ेंगे। तो इस पाठ में बच्चों सबसे पहले आपको भाषा के बारे में बताया है, उसके बाद भाषा की विशेषता बताई है, फिर बोली और लिपि और उसके बाद व्याकरण, मतलब हमें व्याकरण का ज्ञान भी होना आवश्यक है। ये सब इस पाठ में बताया गया है। तो सभी बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे पहला पाठ। तो पहला है भाषा। शब्द संस्कृत की धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। भाषा को एक तरह का चिन्ह भी कहा जाता है। चिन्ह से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपना विचार अन्य पर प्रकट करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहने के नाते लोगों के विचार विनिमय करना पड़ता है। उसके मुख से निकली ध्वनि चिन्हों की समिष्टि का नाम भाषा है। भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य सोचता है तथा अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है। तो बच्चों, पहले भी हमने भाषा के बारे में पढ़ा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों की बातों को जो हम सुनते हैं, यानी भाषा का आदान प्रदान ही, विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। तो दूसरा है हमारा भाषा की विशेषताएं। यदि गहराई से देखा जाए तो भाषा में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, भाषा के द्वारा विचारों को श्रोता या पाठकों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है, अर्थात भाषा विचार विनिमय का साधन होती है। यानी कि जो भाषा है हमारी, उसके द्वारा हम श्रोता माने होता है सुनने वाले, और पाठक जो होते हैं, पाठकों तक हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, अर्थात विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। दूसरा है अन्य साधनों से अन्य प्रकार की ध्वनियां जैसे ताली बजाना, चुटकी बजाना आदि से भी विचार विनिमय हो सकता है, किंतु वह भाषा के अंतर्गत नहीं आते। भाषा मनुष्य के निश्चित प्रत्यय से, मनुष्य के उच्चारण से ही निकलती है। मतलब दूसरे साधन से अन्य प्रकार की ध्वनियां भी भाषा में शामिल होती हैं, जैसे ताली बजाना, चुटकी बजाना आदि से भी हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, इशारों से यानी। लेकिन ये भी हो सकता है, लेकिन वह भाषा के अंतर्गत नहीं आते। मनुष्य को भाषा जो है मनुष्य के निश्चित प्रयत्न यानी अभ्यासों के द्वारा ही मनुष्य के बोलने से ही, उच्चारण करने से ही निकलती है। नंबर 3, भाषा एक व्यवस्था होती है, यानी भाषा एक सिस्टम है। भाषा का प्रयोग एक विशेष वर्ग या समाज में होता है, उसी में वह बोली और समझी जाती है। भाषा जो है वो एक वर्ग में या भाषा का जो प्रयोग होता है वो एक वर्ग में या समाज में होता है, जिसमें वह बोली और समझी जाती है, बोलना भी और समझा भी जाता है। भाषा की उपयुक्त विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए भाषा की सरल परिभाषा इस प्रकार से दी है। भाषा के उच्चारण स्थानों से उच्चारित ध्वनि चिन्हों की व्यवस्था, जिसके द्वारा मनुष्य समाज के लोगों से अपने विचारों को विनिमय करता है। यानी भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के रूप, जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे भाषा के रूप में भी परिवर्तन हुआ। प्रारंभ में भाषा का मुख्य गुण बोलना स्वीकृत था, इसके पश्चात भाषा का लिखित रूप भी मान हो गया, इसलिए भाषा के 2 रूप है। मतलब जब सभ्यता का विकास हुआ वैसे ही भाषा के रूप में जो है परिवर्तन होता चला गया। प्रारंभ में यानी शुरू में भाषा का मुख्य गुण था बोलना, अर्थात स्वीकार करना। इसके पश्चात भाषा का लिखित रूप भी माना जाने लगा, मान्य हो गया, यानी उसे लोग मानने लगे। इसीलिए भाषा के 2 रूप हुए। कौन कौन से हुए? नंबर 1 मौखिक भाषा और नंबर 2 लिखित भाषा, ये इसके रूप हुए। मौखिक भाषा क्या है बच्चों? जब मनुष्य भाषण, नाटक, साक्षात्कार इत्यादि में भाषा का बोलकर प्रयोग करता है तब इसे मौखिक भाषा कहते हैं। कानों के द्वारा इसका लाभ उठाया जा सकता है। यानी मौखिक भाषा वो है जो हम अपने मन के विचारों को अपने मुंह के द्वारा यानी बोल कर प्रकट करते हैं, ये हमारी मौखिक भाषा होती है। इसका लाभ हम किससे उठा सकते हैं? अपने कानों से उठा सकते हैं। यानी हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तभी इस भाषा का, मौखिक भाषा का हम लाभ उठा सकते हैं। दूसरी है लिखित भाषा। भाषा के इस रूप के द्वारा ही हम अपने अनुभवों या विचारों को हजारों लाखों लोगों
तक पहुंचा सकते हैं। साहित्य पत्र, समाचार पत्र इत्यादि में मनुष्य भाषा का लिखकर प्रयोग करता है, तब इसे लिखित भाषा कहा जाता है। इसको पाठक नेत्रों के सहारे पढ़कर भी ग्रहण करता है। यानी जो भाषा का लिखित रूप है, इसे हम अपने अनुभव और जो हमारे विचार हैं उन्हें हम हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। किसके द्वारा? समाचार पत्रों के द्वारा और साहित्य पत्र के द्वारा हम इसमें लिखकर प्रयोग कर सकते हैं, तब इसे लिखित भाषा कहा जाता है। इसका पाठक नेत्रों के सहारे पढ़कर ग्रहण कर सकता है। जैसे हम मौखिक भाषा को कानों के माध्यम से कानों के से लाभ उठा सकते हैं, इसीलिए हम इस भाषा को नेत्रों के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। तो हमारा है भाषा और बोली। तो भाषा और बोली क्या है? बोली किसी भाषा के ऐसे सीमित क्षेत्र के रूप को कहते हैं जो ध्वनि, वाक्य, अर्थ, शब्द समूह तथा मुहावरों आदि की दृष्टि से उस भाषा में परमार्जित रूप से भिन्न होती है। एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां आती हैं। बोली का क्षेत्र सीमित होता है जबकि भाषा का बड़ा होता है। प्रकृति की दृष्टि से भाषा और बोली का अंतर करना कठिन होता है। खड़ी बोली, ब्रज बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और अवधी आदि बोलियां इसका उदाहरण हैं। मोटे तौर पर कहा जाता है कि बोली, साहित्य, सरकारी कार्य इत्यादि नहीं होते। यानी भाषा और बोली क्या है? बोली का जो क्षेत्र है वो सीमित है, यानी छोटा है, और जो भाषा का वो है वो बहुत बड़ा है। वो बोली जो है एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और भाषा एक बड़े उसमें बोली जाती है। इसका जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। भाषा और बोली में अंतर करना बहुत कठिन है। खड़ी बोली, ब्रज बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, अवधी आदि ये सब बोलियों के उदाहरण हैं। यानी जिस क्षेत्र में बोली जाती हैं उन्हें हम बोली कहते हैं। बोली में साहित्य, सरकारी कार्य इत्यादि नहीं हो सकते। यानी जो बोली है उसमें हम साहित्य यानी किताबें नहीं लिख सकते, और सरकारी कार्य मतलब जो भी हमारे सरकारी कार्य हैं वो बोलियों में नहीं किए जा सकते। भाषा और लिपि। भाषा और लिपि क्या है? मानव व्यक्त ध्वनियों के जैसे भाषा कहलाती है, वैसे ही भावे विचारों को जब रेखाओं और चित्रों आदि के द्वारा व्यक्त किया गया तब उसे लिपि कहा गया। लिपि का अर्थ लिखावट, अर्थात मनुष्य ने अपनी व्यक्त वाणी को सुरक्षित रखने के लिए उसे काल और स्थान की सीमा से निकालकर अमर बनाने के लिए जिन लिखित चिन्हों और रेखाओं, चित्रों आदि का प्रयोग किया उसे लिपि कहते हैं। अर्थात मानव भाषा का अंकित साधन लिपि है। अनेक भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। जैसे देवनागरी लिपि में हिंदी, मराठी, संस्कृत और गुजराती भाषाएं लिखी जाती हैं। गुरमुखी लिपि में पंजाबी, फारसी लिपि में अरबी और उर्दू, रोमन लिपि में अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है। तो बच्चों, भाषा और लिपि में क्या है? मनुष्य ने जो व्यक्त ध्वनियां जैसे भाषा कहलाती हैं, वैसे ही भावों या विचारों में जब रेखाओं और चित्रों के द्वारा, जब हम लाइनों के द्वारा और चित्रों के द्वारा व्यक्त करते हैं अपने विचारों को, तो हम उसे किसे क्या क्या कहते हैं? उसे हम लिखि कहते हैं, यानी लिखावट। अतः मनुष्य अपनी व्यक्त वाणी को अपनी जो वाणी है उसको सुरक्षित रखने के लिए, इसे काल और स्थान की सीमा से निकालकर उसे सुरक्षित बनाने के लिए किसका प्रयोग करता है? लिपि का प्रयोग करता है। लिखित क्या है? चिन्हों, रेखाओं, चित्रों आदि का प्रयोग करता है, उसे हम लिपि कहते हैं। यानी हम दूसरे उसमें लिपि को कह सकते हैं मानव भाषा का अंकित साधन लिपि है। अनेक भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। जैसे देवनागरी लिपि जो है वो हिंदी, मराठी, संस्कृत और गुजराती भाषाएं लिखी गई हैं। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी गई है? हिंदी, मराठी, संस्कृत, गुजराती भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं। गुरमुखी लिपि में पंजाबी लिखी है, फारसी लिपि में अरबी और उर्दू, और रोमन लिपि में अंग्रेजी भाषा लिखी गई है। आगे है हमारा हिंदी भाषा। हिंदी भाषा चीनी तथा अंग्रेजी के पश्चात तीसरा स्थान हिंदी भाषा का है। भारत के अंतर्गत मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, त्रिनिडाद आदि देशों में हिंदी किसी न किसी रूप में प्रचलित है। विश्व के लगभग 100 विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्यापन चल रहा है। आजादी के पश्चात भारतीय संविधान के निर्माताओं ने 14 दिसंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया। हिंदी भाषा के पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी यह दो मुख्य रूप हैं, जिनमें ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, बुंदेली,
भोजपुरी, मगही इत्यादि हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हिंदी भाषा। चीनी और अंग्रेजी के पश्चात तीसरा स्थान जो है किसका है? हमारी हिंदी भाषा का है। पहला स्थान चीन का, दूसरा अंग्रेजी का और तीसरा स्थान जो है हिंदी भाषा का है। भारत के अलावा मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी और त्रिनिदाद आदि देशों में जो हमारी हिंदी भाषा है वह किसी न किसी रूप में प्रयोग अवश्य की जाती है और विश्व के लगभग 100 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ने और पढ़ाने का कार्य जो है वो चल रहा है। आजादी के पश्चात जो भारतीय संविधान के निर्माता थे उन्होंने 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में लिखी गई जो हिंदी भाषा थी उसे हमारी राजभाषा घोषित कर दिया। और हिंदी भाषा के दो रूप हो गए, कौन कौन से? पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, जिनमें ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, बुंदेली, भोजपुरी, मगही इत्यादि हिंदी की प्रमुख बोलियां थी। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान हिंदी भाषा के प्रदेश हैं। कौन कौन से? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सब क्या है? हिंदी भाषा के प्रदेश हैं। आज संपूर्ण भारत में राष्ट्रभाषा, मातृभाषा आदि अनेक रूपों में हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। जो आज पूरे भारत में क्या है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा एवं मातृभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बहुत अधिक हो रहा है, यानी बढ़ता चला जा रहा है। अब है हमारा व्याकरण। भाषा का शुद्ध होना अत्यावश्यक है। भाषा का शुद्ध ज्ञान व्याकरण से ही होता है। भाषा के अंदर निश्चित ध्वनियां होती हैं जैसे ए, आ, ई, उ इत्यादि। यानी हमें हिंदी के साथ साथ भाषा के साथ साथ भाषा का शुद्ध होना भी बहुत आवश्यक है। भाषा हमारी कैसे शुद्ध होती है? हमारी भाषा व्याकरण के द्वारा शुद्ध होती है। इन ध्वनियों के संयोग से शब्द बनते हैं जिनका अपना निश्चित अर्थ होता है। शब्द में व्याकरण नियम लगते हैं जिससे शब्द पद बनता है। पदों के पदबंध और वाक्य बनते हैं जब वाक्यों से भाषा बनती है। यानी कि ध्वनियों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, ठीक है ना। और शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? पद बनते हैं। फिर पदों के मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। तब वाक्यों के मेल से क्या बनती है? भाषा बनती है। तो व्याकरण की परिभाषा, भाषा की शुद्धता एवं एकरूपता को बनाए रखने के लिए व्याकरण ज्ञान अत्यावश्यक है। इसीलिए व्याकरण वह शास्त्र है जिसके कारण भाषा के शुद्ध रूप या प्रयोग का ज्ञान बढ़ता है। जिस तरह से किसी देश में कानून व्यवस्था एवं संविधान महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह भाषा में व्यवस्था के लिए व्याकरण का ज्ञान एवं उसका प्रयोग आवश्यक है। व्याकरण में ध्वनि विचार, शब्द विचार एवं वाक्य विचार के अंतर्गत भाषा के स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। भाषा की शुद्धता को बनाए रखने के लिए हमें बच्चों व्याकरण का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसलिए व्याकरण की परिभाषा क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके कारण भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान बढ़ता है। जिस तरह से किसी देश में कानून व्यवस्था और संविधान का महत्वपूर्ण होता है, उसी तरीके से भाषा में व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्याकरण का ज्ञान और उसका प्रयोग बहुत आवश्यक है। व्याकरण में ध्वनि विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार के अंतर्गत भाषा के स्वरूप का भी अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, ये था हमारा पहला पाठ, भाषा और व्याकरण। धन्यवाद।